नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि कर्ज से उबरने का फार्मूला। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए लगातार कर्ज ले रही है और इस कारण प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कर्ज का कुल हिसाब किताब लगाया जाए तो मध्य प्रदेश के ऊपर 3,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। यानी मध्य प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति लगभग 47,000 रुपये कर्ज है। अब ऐसे में सरकार की कोशिश है कि अनावश्यक खर्च पर पाबंदी लगाकर प्रदेश को कर्ज से उबारा जाए। इसके लिए सरकार ने अधिकारियों के एक वर्ग को मध्य प्रदेश को कर्ज से उबारने का फार्मूला तैयार करने के लिए कहा है। ये अधिकारी खर्च में कटौती कैसे की जाए, इसका सुझाव सरकार को देंगे और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने अलग अलग किश्तों में 42,500 करोड़ रुपए का कुल कर्ज लिया था। आखिरी बार मोहन सरकार ने 27 मार्च को 3 अलग अलग तरीके से कुल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लगभग 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार आधारभूत संरचना से जुड़े खर्चों के लिए 2,000 या 2,500 करोड़ का कर्ज इसी महीने ले सकती है। आपको बता दें कि सरकार ने आवक बढ़ाने और गैर जरूरी खर्चों पर कैंची चलाने वाले मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्जा है, वो कर्ज और ना बढ़े और वो कर्ज कम कैसे किया जाए, साथ ही वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से आवक बढ़ सकती है, मध्य प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम शुक्ला जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय जी हैं। राजकुमार उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं। दिनेश निगम जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में है, 3,72,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसी स्थिति में अब सरकार जो कवायद कर रही है कि खर्च में कटौती की जाए, हालांकि सरकार ने कहा है कि किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, योजनाएं सभी चलती रहेंगी। खर्च में कटौती करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो उसका सुझाव दें और कौन से तरीके हो सकते हैं कि सरकार को ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े। देखिए क्या है सूरज जी कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वाकई सरकार कर्ज से उभरना चाहती है तो मध्य प्रदेश की हिंदुस्तान में कई ऐसी स्टेट है, कई ऐसे राज्य हैं जहां उनकी ज़मीन और मकान और फ्लैट बहुत से पड़े हुए हैं और जो जिनकी अगर अपन कीमत लगाएं तो वो खरबों में होती है। हाँ। आपको बता दें कि केरल में एक बहुत बड़ा इनका वो है जो मेरे ख्याल से कम 50-60 करोड़ से भी ज़्यादा, ये अपन 400-500 करोड़ से ज़्यादा का बोल सकते हैं। 50,000 करोड़ की संपत्ति तो मुंबई अकेले में है। हाँ, और वही कह रहा हूँ मैं कि बम्बई में है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ जो उनकी लैंड पड़ी हुई है उसका कोई यूज नहीं हो रहा। वहाँ ऑलरेडी अतिक्रमण हो रहे हैं। अतिक्रमण करके लोग जो है एक सरकार के लिए सरदर्द पैदा कर देते हैं, फिर सरकार को उनको हटाना, फिर उनको कहीं स्टेब्लिश करना, इस तरह से। तो अगर सरकार चाहे तो ऐसी पड़ी हुई जो लैंड है उस पर सबसे पहले वो जो है कार्रवाई करे और उनको आंखों पाई करके, और या तो अगर यूज के हैं तो उनको यूज में ले ले ताकि उनका यूज हो, है। और नहीं अगर है तो जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया केरल और बॉम्बे का, है ना, बॉम्बे में, दिल्ली में भी कुछ उनके लैंड ऐसी पड़ी हुई। तो क्या है कि अगर उनको वो बेच देंगे या किसी स्टेट को बेच दें या किसी प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दें तो उससे जो आर्थिक अपने इनकम होगी वो सरकार के लिए एक तरह से अलग का वो हो रहेगा, बजट से अलग। जो उनका मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है, जो एक आर्थिक साल भर की इनकम, सरकार की मंशा चल रही है कि सरकार उन संपत्तियों को किराए पे देने की सरकार की योजना है कि जो उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, दूसरे राज्यों उत्तर प्रदेश में है, वहाँ जो संपत्ति है वो किराए पे देने की योजना सरकार की चल रही है। नहीं, उसमें सूरज जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरह की जो आज उन्होंने अब इस तरह से अगर प्लानिंग करी है तो बॉम्बे में ये प्लानिंग उनकी सफल नहीं हुई है। जहां जहां उन्होंने जिन लैंडों को उन्होंने किराए पे या जिन फ्लैटों को किराए पे दे रखा है उनमें लोगों ने जो है कानूनी अपना हक जमा लिया है और कई प्रकरण तो ऐसे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हो गए।
तो हम तो ये कहते हैं कि अगर वो उनकी जो लैंड है उसको किराए पे देने की अपेक्षा, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि किराए पे देने की अपेक्षा ये है या तो वो स्टेट के गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें और गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करें कि आप इसका यूज जो है यूटिलाइजेशन आप करो, आप किसी कार्यालय के लिए, किसी ऑफिस के लिए, और एक बंधी हुई रकम आप हमें दो। प्राइवेट लोगों को देने से जो है वो इस तरह से प्रकरण न्यायालय में जाएंगे और एक सरकार के लिए एक सरदर्द और अलग हो जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी कटौतियां की जा सकती हैं, अनावश्यक कटौतियां की जा सकती हैं, जिसपे जो है सरकार के आर्थिक वो बचाए जा सकते हैं और आर्थिक वो जुटाए जा सकते हैं। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। जिस तरह से कहा, बात हो रही है कि सरकार अपने आय के स्रोत भी बढ़ा रही है और खर्च में कटौती की बात कर रही है, लेकिन इसी महीने लगभग 2000 करोड़ या फिर 2500 करोड़ का कर्ज लेने का भी मध्य प्रदेश सरकार का प्रावधान चल रहा है कि वो कर्ज लिया जा सकता है और उसके लिए आरबीआई से कर्ज लेने की अनुमति केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव भेजा था वो प्रस्ताव से मिल गई है। लेकिन शिवम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूँगा। और बात हो रही है कि सरकार कर्ज में है, सरकार कर्ज और ले रही है। दूसरी तरफ ये भी बात आ रही है कि सरकार अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की बात भी कर रही है। ये भी कह रही है सरकार की योजनाएं बंद नहीं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं हैं उसमें बहुत बड़ी राशि सरकार की हर महीने खर्च होती है। तो जो खर्च में कटौती की बात हो रही है, लगभग क्या समझा जाए कि किस तरह के खर्च में कटौती किया जाएगा? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश का रेवेन्यू जो पूरा सिस्टम था, व्यवस्था थी, उसको विगत 20 वर्षों में, 2 दशकों में बहुत ही प्रगाढ़ता और मजबूती के साथ उसको मजबूत किया है। हमने देखा कि कर्ज और जीएसडीपी का जो रेशियो कांग्रेस के शासनकाल में तकरीबन 27%, 31% हुआ करता था, वो आज घट करके महज 27% तक रह गया है। यह दिखाता है कि एक और विकास की तमाम योजनाएं चालू की गई। यह दिखाता है कि गरीब कल्याण के लिए नए नए अभियान शुरू किए गए और उसके बावजूद भी कर्ज और जीडीपी के बीच में जो एक तय दूरी होनी चाहिए उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने बखूबी कवर करने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी जो इस प्रकार से बातें कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर, कर्ज बढ़ रहा है इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश की 2003 में जीडीपी का साइज क्या था? 73,000 करोड़ रुपए की जीडीपी थी। आज लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश की अपनी जीडीपी है। मध्य प्रदेश इस देश के सबसे तेजी से ज्यादा प्रगति करने वाले राज्यों में है। हमारा जीएसटी कलेक्शन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और सरकार समय समय पर तमाम तरीके से फिजूल खर्ची को कंट्रोल करती है, नए सारे साधन लाने का प्रयास करती है कि रेवेन्यू के, ताकि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा सुचारू रूप से की जा सके। हमारे सामने भी चुनौतियां हैं। आने वाले 5 वर्षों में जो गारंटी लेकर के जनता के बीच में गए थे तो उसको पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस प्रतिबद्धता के आधार पर हम तमाम तरीके से आवश्यक और आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं नीतियों में, अपने रेवेन्यू मॉडल में, और यह तमाम चीजें आने वाले 3-4 वर्षों में हमें प्रशस्त करेंगे कि हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने खुद के स्वयं के संगठन के द्वारा रखे गए लक्ष्यों को प्राप्त करके चुनाव में उतरे और एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद और जनादेश प्राप्त करें। वहीं कांग्रेस पार्टी कभी भी क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल तौर पर नहीं रख पाती। यही वजह है कि जनता का उन पर न कभी विश्वास है और जनता उनको चुनाव दर चुनाव खारिज करने का काम करती है। चलिए, वापस आता हूँ आपके पास। जैसा कि बताया कि मध्य प्रदेश की जो एसजीडीपी है लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की है और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति दूसरे राज्यों में, जैसा दिनेश निगम जी ने भी उल्लेख किया। लेकिन यहाँ पर राजकुमार जी आपके पास आना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार पर 3,72,000 करोड़ का कर्ज है और पिछले साल 42,500 करोड़ का कर्ज ऑलरेडी लिया है। अभी फिर 2,000 करोड़ या 2,500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है, अनुमति मिल चुकी है। इस पर आपकी टिप्पणी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार ने जो नई कवायद शुरू की है अनावश्यक खर्च में कटौती करने के लिए, तो आप विपक्ष उनको क्या सुझाव और देना चाहेगा सरकार को? सूरज जी, पहले तो आप देख लीजिए कि 2008 से 2024 तक कितना कर्ज ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। ये क्यों लिया जा रहा है? इसकी भरपाई प्रदेश की जनता को करना पड़ रही है। आज प्रति व्यक्ति 4 से 5,000 रुपए के बीच में कर्ज प्रति व्यक्ति के ऊपर चढ़ चुका है। 47,000 रुपए प्रति व्यक्ति जी, सॉरी 47,000 से 50,000 के बीच में, सॉरी। तो आप देखिए सूरज जी कि प्रति व्यक्ति 2008 में कितना कर्जा था और 2024 तक आते आते ये कर्जा लेने तक आप प्रति व्यक्ति कर्जा कितना चढ़ चुक रहा है। तो इससे आप कर्ज की मापदंड पहले देखिए कि क्या विकास आपने किए हैं, कि विकास नहीं होने पर भी कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का कर्जा
दोगुना होता जा रहा है। और आप जब कर्ज कटौती की बात कर रहे हैं, खर्च की बात कर रहे हैं, तो दिनेश जी ने जैसे कहा कि कई जगह संपत्ति है सरकार की, तो बहुत सारी संपत्ति है संपदा विभाग के, पुरातत्व विभाग के, पुरातन संपदा विभाग ने शायद पिछली बार बेची है, रेस्ट हाउसों की जमीनें बेच दी है बहुत सारी, और इन रेस्ट हाउस की जमीन औने पौने दामों में गई है, जहां पर आज भूमाफिया बिल्डर भारी संख्या में बिजनेस रूप में वहां पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जब इतना बड़ा नुकसान सरकार क्यों झेल रही है, सरकार ने क्यों उनको इतने कम दामों पर जमीन उपलब्ध कराई है, और वो जाकर भूमाफिया उस पर दुकानें बनाकर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर बड़ा निर्माण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको तत्काल देता हूं कि नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में इटारसी की रेस्ट हाउस की भूमि है, जो बहुत महंगी है लेकिन बहुत कम रुपयों में गई थी। तो ये क्यों सरकार औने पौने दाम पर इस प्रकार संपत्तियां बेचेगी, तो उसका लाभ भूमाफिया लेंगे, और भूमाफिया भी जो भारतीय जनता पार्टी लोगों से जुड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हो, वो लाभ लेंगे। तो इसका राजस्व लाभ कैसे, जैसे कुछ ही दिन मुझे लग रहा है कल या परसों में ही आया कि बीएसएनएल की संपत्ति बेचेगी। आप कुछ दिन बाद पता करेंगे कि बीएसएनएल की संपत्ति भी कोई ना कोई बड़ा ग्रुप ले लेगा। तो इससे देश की जो संपत्ति बनाई गई है, आप इसको बेच क्यों रहे हो, आप इसका उपयोग कराइए, आप उसको जन भागीदारी के माध्यम से किसी को पार्टनरशिप में दीजिए, कि जमीन हमारी, कंस्ट्रक्शन आपका, उसका जो किराया आएगा, उसकी जो पगड़ी आएगी उसमें अपन कंस्ट्रक्शन वालों को दें, और किराया जो आए वो राजस्व में आए सरकार के। तो ये नीति आपने एक सुझाव दिया, नेता उसको कर ही नहीं पा रहे। इस प्रकार की विपक्ष से सलाह लें, विपक्ष की भी कमेटी बनाए, उनकी भी सलाह लें। हम भी आपसे बोल रहे हैं, हम बहुत निचले स्तर पे सलाह दे रहे हैं कि हमारे शहर में ये जो संपत्ति गई है वो कम दामों में गई है, लेकिन उसकी कमाई का साधन बहुत लंबा आएगा। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास, राजकुमार जी आ रहा हूं आपके पास में। आपने एक संशय उत्पन्न किया, उसका जवाब ले लूं शिवम शुक्ला जी से, कि यदि राजस्व की जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए औने पौने दामों में दी गई है, शिवम शुक्ला जी, राजकुमार जी ने सीधा आरोप लगाया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर विषय में इस प्रकार के आरोप लगाने के बाद छूमंतर हो जाती है। व्यापम का आरोप लगाते रहे, लेकिन जब कोर्ट में इनके नेता दिग्विजय सिंह उसमें पेन ड्राइव सबमिट करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि छेड़छाड़ है। अगर आज ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को औने पौने दामों पर सरकारी संपत्ति मिली है, तो दस्तावेज प्रस्तुत करें, न्यायपालिका की शरण ले। तमाम तरीके के इस देश की लोकतांत्रिक संस्थान है जहाँ अपनी बात रख सकते हैं, जनता के बीच जाकर के जनता को दस्तावेज दिखा सकते हैं, उसका लोकतांत्रिकरण कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कभी भी यह करते नजर नहीं आएंगे। वह सदैव मीडिया की स्पोर्ट बनाना चाहते हैं, और यही कारण है कि उनके मुद्दे जो है वो जमीन पर जाके के खुद हो जाते हैं। जनता उस पर विश्वास नहीं कर पाती, और कांग्रेस आज उसी दुर्बलता की शिकार है जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारी सरकारों की राजनीति है, एक जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है, इन तमाम चीजों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से अमर्यादित खंडों का इस्तेमाल करना चाहती है, और जनता को यह स्वीकार नहीं है। जनता इसका जवाब। राजकुमार जी अपनी बात रखें। सूरज जी, मैं बहुत खुले तौर पर हमारे शिवम जी से बोलता हूँ कि शिवम जी, आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, नर्मदापुरम जिले में आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि इटारसी की बीच शहर की विश्राम गृह रेस्ट हाउस की जमीन क्यों बेची गई, कितने दामों में बेची गई, जिनको बेची गई उस जमीन का उपयोग वो सिटी कॉम्प्लेक्स बनाने में कर रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो कितने में बिक रहा है अब, इन तीनों चीज का जवाब दें। क्यों, लाभ किसको हो रहा है इसमें, हानि राजस्व की शासन को हो रही है नहीं, ये बताएं मुझे। मैं खुला नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इटारसी रेस्ट हाउस की जमीन। शिवम शुक्ला जी, उन्होंने स्पष्ट बताया कि कहाँ की जमीन है और क्या उपयोग हो रहा है, उससे राजस्व को, मध्य प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर इनके पास ऐसे कोई दस्तावेज होते, उसका कोई प्रमाण होता, तो इसको ले जा करके जनता के बीच में रखते, अदालत में रखते, टीवी
टीवी मीडिया में बोल करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इनके पास कोई खोखले दावों के सिवा कुछ नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुष्ठापूर्वक, शिवम जी, मैं नाम से ही बता रहा हूँ आपको, शहर का नाम और सरकार की रेस्ट हाउस की जमीन है, किसी निजी की नहीं है शिवम जी। इटारसी रेस्ट हाउस की जमीन सरकारी है, उसके झाड़ काटे गए, पता करिए कि झाड़ की परमिशन कब हुई। उसके बाद उस पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है शिवम जी, मैं बड़े अच्छे से जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। कोई जानकारी है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? इस देश में न्यायपालिका कम से कम निष्पक्ष विश्वास उस पर भी आपको नहीं है। आपका मैं बोल रहा हूँ सरकार ने बेची है, सरकार ने बेची है, सरकार ने बेची है। सरकार ने क्यों ऐसे जमीन बेच रहे हैं औने पौने दाम में कि जिस पर जो बिल्डर जो है, भू माफिया जो है, वो उससे चौगुने रूप में राशि कमाएंगे। मैं आपसे वो फिर पूछना चाहता हूँ कि कितने में वहां जमीन गई आप पता करिए, और आप वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, वो कितने रुपए में दुकानें जाएगी, चलिए ठीक है, उसका कितनी हानि। ठीक है राजकुमार जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, जवाब सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल वापस आता हूँ आपके पास में। लेकिन यहाँ दिनेश निगम जी, एक सवाल ये पैदा हो रहा है, जो बात हुई ठीक है, आपने कहा कि वो जमीन बेच देनी चाहिए, और यहाँ एक और बात आई कि भाई वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, पीपीटी मॉडल पर वहाँ काम किया जाए, तो उसका जो लागत लगाने वाला उसको भी फायदा हो जाएगा, सरकार को भी, सरकार की जो निधि है वो बची रहेगी, संपत्ति बची रहेगी, और भविष्य में लगातार किराया मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है कि मध्य प्रदेश सरकार अभी भी आधारभूत संरचनाओं के लिए बहुत जल्द एक और कर्ज लेने जा रही है। आज जब उस स्थिति में कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 47,000 रुपए का कर्जा है, तब और कर्ज आधारभूत संरचनाओं के लिए। देखिए क्या है कि सरकार कोई भी हो, अगर उसको डेवलपमेंट करना है, या जो उन्होंने चुनाव के दौरान आम जनता से उन्होंने वादे किए हैं, अगर उन वादों को पूरा करना है तो उसके लिए जो है राशि का कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो उनको करनी पड़ेगी। सवाल इसमें सबसे बड़ा ये है सूरज जी कि मैं बताऊं कि इस बार जो चुनाव आयोग के ने अपनी शर्तें बनाई थी, बिंदु बनाए थे, उस पे उन्होंने एक शर्त और रखी, एक बिंदु रखा था कि आप जो भी अपने घोषणा पत्र में आम जनता को प्रभावित करने के लिए आप बता रहे हैं कि हम ये करेंगे अगर हमारी सरकार बनी तो आपको ये भी बताना पड़ेगा साथ साथ उस फार्म में कि आप ये धनराशि आप कहाँ से लाएंगे। हालांकि अभी इसको लागू नहीं किया गया है इस नियम को चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि पार्टियों ने ये भरा ही नहीं है, कॉलम नहीं भरा है कि वो राशि कहाँ से लाएंगे। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने अब जबकि उसमें नियम तो उन्होंने रखा था, हाँ। चुनाव आयोग ने नियम रखा था और उसमें स्पष्ट रखा था उन्होंने कि आप ये बताएंगे कि आप ये राशि लाएंगे कहाँ से, टैक्स बढ़ाएंगे, कर्ज लेंगे या और कोई साधन से करेंगे। तो उसका उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल ने उसको गंभीरता से नहीं लिया, और चुनाव आयोग को चाहिए था कि उसी समय अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती तो उसकी पारदर्शिता भी बनी रहती चुनाव आयोग की, और एक तरह से जो है ये भी मालूम हो जाता है कि आप ये राशि की व्यवस्था कहाँ से करने जा रहे हैं। तो एक आम जनता में एक उसका अलग ही प्रभाव बनता है, और जनता भी थोड़ा संतुष्ट होती है कि चलो हमारे ऊपर कोई ऐसा बहुत भार ये जो डायरेक्ट वेरीफाइड स्कीम है ये कितनी सही है सरकार की राजकोष में, क्योंकि उससे तो राजकोष की हानि होती है। कौन सी जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, चाहे हम लाडली बहना देख लें या जो दूसरी योजना है जिसमें सीधा पैसा दिया जाता है आम जनता को, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और देखिए उससे दो चीजें होती हैं सूरज जी, एक तो ये होता है कि आदमी एक से अगर अपने आप घर बैठे कोई आर्थिक साधन मिलने लगे तो आदमी एक आलसी हो जाता है ना, वो काम नहीं करना चाहता है, वो उसमें आलसपन आ जाता है कि हमको 3,000 5,000 तो मिलना ही मिलना है। तो हम अपना एक एस्टिमेट उसका बन के तैयार हो जाता है कि ये तो हमको आना है और हम इसका उपयोग यहाँ करेंगे। तो ये इस तरह से जो योजनाएं बनाएंगे, मैंने अभी वही कहा कि अगर उस समय चुनाव आयोग ने उसी समय चुनाव आयोग ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती, थोड़ा बंधन लगाया होता, तो आज ये जितनी भी योजनाएं आम जनता को प्रभावित करने के लिए और पैसे दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी किया जा रहा है वादों के अनुसार है, तो उसमें हो सकता है कि रोक लग जाती, ये हो सकता है उसके कोई समाधान राजनीतिक दल पहले से ढूंढ लेते कि हम इतना एक्स्ट्रा राशि जो है यहाँ से लेके आएंगे और इन योजनाओं में हम ये राशि यहाँ खर्च करेंगे। सवाल ये नहीं, सवाल ये है। दूसरा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ऐसा नहीं कि सरकार जो है पाबंदी लगाने पे पहली बार विचार कर रही,
सरकारें पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी आर्थिक जो है रूप से कई जगह अपना आर्थिक खर्चों पे पाबंदी लगाने का प्रयास किया था। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों के जो उनका वेतन और ये जो कुछ भी पेंशन या भत्ता जो कुछ भी होता है उस पर भी बड़ी बड़ी कटौतियां की गई। सरकार की खरीदों में भी बहुत बड़े रोक लगाई गई थी। तो ये तो सरकार अपनी आर्थिक स्थिति और वर्तमान को देख करके निर्णय लेती है ना, तो वो तो खैर लेना ही चाहिए। जहां तक सवाल, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि ये सही है कि पीपीटी से अगर अपन उसका उपयोग करें तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, उनका अच्छा सुझाव। लेकिन जो मैंने उसमें लैंड बेचने की बात करी, तो मेरा उद्देश्य उसमें है कि बेचने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे आपने इटारसी का उदाहरण दिया अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वो उन्होंने उदाहरण दिया, उसमें निश्चित रूप से अगर छानबीन की जाए तो कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला नजर आएगा। सवाल ये है कि उसके रास्ते अलग हैं। आप एक सामूहिक जो है ऑल इंडिया लेवल का टेंडर करिए ना आप, और उसको टेंडर के माध्यम से आप जो लोग भी आए उनको बुलाइए और उसके बाद उनके हैंड ओवर करिए। ठीक है, सरकार की मंशा यदि राजस्व बढ़ाने की दिशा में है कि राजस्व के स्रोत कैसे बढ़ाएं, तो उसमें धांधली ना हो, इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन शिवम शुक्ला जी, यहाँ बड़ी बात यह आ रही है कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी एक और बात आई कि यहाँ जो इमारती लकड़ी है वो लकड़ी जो बहुत काम आती है, तो वन विभाग के साथ में एक समीक्षा बैठक की जा रही है कि अभी मध्य प्रदेश के जो व्यवसायी हैं वो दूसरे राज्यों से इमारती लकड़ी मंगवाते हैं, वहां से लेकर के फिर यहाँ उसको बेचते हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी इमारती लकड़ी वन विभाग के साथ समीक्षा की जा रही है। तो ऐसे और भी बहुत सारे विभाग हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जा पा रहा है। और ये जो चीजें देखी जा रही हैं कि इससे मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, आधारभूत संरचनाएं हो रही हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो विकास कार्य इस विभाग पर हो रहे हैं, या फिर यूं कहें कि कर्ज लेकर के हम घी पी रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का अगर हम अकेले रेवेन्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बजट देखें तो पिछले वर्षों में लगभग उसमें 300% की वृद्धि आई है। हम तो लगातार हर क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। हमारे लिए हमने पूरी तरीके से इंश्योर किया है कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास के मापदंडों के अनुरूप आगे बढ़े। बाकी मध्य प्रदेश की सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है कि आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश वैश्विक स्तरों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे, अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करे और मध्य प्रदेश में जो विकासवादी राजनीति को हमने शुरू किया है उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। या कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा वाली सरकार नहीं है, या दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है जो मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और आकंठ पूरे तरीके से उसमें दलालों के अड्डे से डूबी हुई हो, इस प्रकार की स्थिति सरकार में नहीं है। सरकार पूरी। ठीक है जी, राजकुमार जी अपनी बात रखें कुछ। सूरज जी, मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में कितनी संपत्ति है मध्य प्रदेश सरकार ने बेची है और उन संपत्तियों से कितना राजस्व मिला है, और बेचने के बाद उस संपत्तियों के मालिकों ने या जिन भूमाफिया जिन बिल्डरों ने वो खरीदी है उनकी जांच की जाएगी, उनने कितना राजस्व कमाया है, पूरा चीज खुल जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पोषण आहार घोटाला आप देख लीजिए, एक जिले में निकल रहा है करोड़ों का, शिक्षा का घोटाला, फीस घोटाला एक जिले में निकल रहा है, जबलपुर जैसे, सतना में निकल रहा है। अब पूरे प्रदेश में तो देखिए हाहाकार मच जाएगा। घोटालों की सरकार है, पेपर लीक। ठीक है, आपने कहा कि ये चीजें हैं, विधानसभा का सत्र आ रहा है, वहां आपके विधायक या आपके नेता प्रतिपक्ष प्रश्न लगा जानकारी ले सकते हैं सरकार से। बिल्कुल, ये बातों पे लेना भी चाहिए, क्योंकि आज हमसे पार्टी के प्रवक्ता है तो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम ये चीजें बताएंगे भी। और मैं फिर आपसे आपके माध्यम से मैं दिनेश जी से भी मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक अच्छी भावना के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का नहीं है। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मेरा जो उदाहरण देने का था कि विधानसभा का सत्र आ रहा है, 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो आप वहां ये जो जानकारियां हैं कि मध्य प्रदेश की संपत्ति किसे बेची गई है, वहां की संपत्ति की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने बेची गई है, तो ये वहां से प्रश्न लगा के ले सकते हैं। मेरा आशय ये था कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में क्या आप इस मामले को लेकर के सरकार से सवाल जवाब करेंगे? क्या सरकार को बिल्कुल जी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से इस मामले में चर्चा करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप जब देखेंगे तो ये बड़ी, क्योंकि संपत्ति है, बिकी है, और उसके मैंने तो इटारसी शहर का रेस्ट हाउस भूमि का नाम बता दिया आपको, जगह का बता दिया, और वर्तमान में परिस्थिति में वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो भी बता दिया। ठीक है। तो ये परिस्थिति है,
पूरे प्रदेश में होगी और अभी बीएसएनएल की संपत्ति बिकने वाली है। मैंने फिर बताया आपको। तो ये क्यों इतनी संपत्ति बनाने में समय लगता है, मिटाने में कम नहीं। पीपीपी मॉडल पे आप रखिए, मैं फिर सलाह दे रहा हूँ, उसमें ठेकेदार को उस पगड़ी रस्म की जो पगड़ी लगाते हैं अपन, वो अपने पास पैसे लें उसकी और वो उसको लेके उसको पूर्ति करे और वो जो किराए से हमेशा आएगा उस किराए से आपका राजकोष हमेशा भरा रहेगा। ठीक है, आपने एक उचित सलाह दी और सरकार को जो इस दिशा में काम करना चाहिए, तो सरकार की संपत्ति बनी रहेगी और उनके पास एक आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि यदि जिस तरह से सरकार सोच रही है कि आय के स्रोत बढ़ाए जाएं और अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए, तो वो अनावश्यक खर्चों में क्या कटौती हो सकती है, क्योंकि कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब वो सरकार को क्या सुझाव देते हैं और सरकार उन सुझावों पर क्या अमल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शिवम शुक्ला जी, राजकुमार उपाध्याय जी, दिनेश निगम जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि कर्ज से उबरने का फार्मूला, मध्य प्रदेश की सरकार को यदि कर्ज से उबरने का फार्मूला अपनाना है तो वो कौन से सिद्धांत होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। इस अनावश्यक कर्ज को अनावश्यक खर्च से कैसे उबार पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।